अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहाब का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ ऑन द सेम टाइम ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन्स। हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू। आज सुबह सुबह उठ के मुझे बहुत खुश हुई। पूछे क्यों? इसलिए कि आज मैं अकेली नहीं उठी, आज मेरे साथ घर में वो बच्चे भी उठे जिन्होंने स्कूल जाना था। बिकॉज आज मंडे है और हमारे वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद साहब जो है उन्होंने अनाउंस किया बाकायदा तौर पर कि किसी को भी अब इस तरह से प्रमोट नहीं किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। यू हैव टू अपेयर इन एग्जाम और एग्जाम्स में अपेयर होने के बाद आपको ग्रेजुअली अगला ग्रेड दिया जाएगा। तो आज मेरे ख्याल से अभी जो सुस्ती हमें पिछले ज्यादा नहीं तो 2 सालों से जो चढ़ी हुई थी बच्चों को, बड़ों को, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर किस्म के स्टूडेंट्स जो है वो इस चीज का शिकार थे। भी अब उठे, सुबह सुबह तैयार हो, स्कूल कॉलेज जाएं और अब घर की एक्टिविटीज को थोड़ा सा कम कर दें क्योंकि बैक टू द लाइफ, अब बैक टू द रूटीन हम आना शुरू हो गए हैं। प्रोग्राम के आगाज में इस खुशी के साथ मैंने तो अपने दिन का आगाज किया कि आज मैं अकेली नहीं उठी, मेरे साथ बहुत सारे वो तमाम लोग उठे जिन्होंने स्कूल जाना था पढ़ाने के लिए या फिर पढ़ने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ एक थॉट मैंने आप लोगों से शेयर की। पिछले कुछ 4 दिनों में इस तरह का माहौल था कि आपने देखा कि मैंने प्रोग्राम भी नहीं किया, मेरी जगह रिप्लेस करके एक होस्ट ने प्रोग्राम किया हमारे इदारे की। जिंदगी में आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। ये कोई नई बात तो है नहीं, आपने बहुत सुनी होगी, बहुत इसके बारे में सुनने के साथ साथ देखा भी होगा। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों से प्रोग्राम के आगाज में बात शेयर करूं कि जिस वजह से मैं पिछले 4 दिन नहीं आई, मेरे मामू का इंतकाल हो गया और वो अचानक से हुआ, एक जवानी की मौत थी। लेकिन मैंने इस सारे 4 दिन से जो रियलाइज किया मैं आप लोगों से वो शेयर करना चाहती हूँ। आप गम में हो, आप तकलीफ में हो, आप किसी परेशानी में हो, कोई मसला आपकी जिंदगी में हो, उसे प्रोसेस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मेरा आप सबसे देखने वालों से सवाल ये है कि आपकी जिंदगी में अगर कोई मसला होता है तो आप क्या करते हैं? आप उसको हाइड करना मुनासिब समझते हैं या उसको प्रोसेस करना मुनासिब समझते हैं? ये 2 चीजें हैं जिनमें से एक चीज आप करते हैं। अगर आप छुपाते हैं तो आप किस तरह से छुपाते हैं, या आप छुपा सकते हैं या नहीं? और अगर आप प्रोसेस करते हैं तो कैसे प्रोसेस करते हैं? किससे बात करते हैं, किससे डिस्कस करते हैं, रोते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं या व्हाट्सएवर? लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी अपनी पर्सनल राय है, आपसे तो मैं जवाब लूंगी इस चीज का, लेकिन मेरी पर्सनल राय इस बारे में ये है कि आपको प्रोसेस करना चाहिए, अपना गम, अपनी परेशानी शेयर करनी चाहिए। और प्रोसेस करने का क्या तरीका होगा? चॉइस इज ऑल योर्स। ये आपका तरीका कार है कि आप उसे किस तरह से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, किस तरह से कम करना चाहते हैं। यकीनन चीज बांटने से ज्यादा होती है और गम बांटने से कम हो जाता है। तो कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें, अगर वो गम में है तो उनका गम बांटे, और अगर आप गम में हैं तो आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग जरूर होने चाहिए जो कि आपका गम कम कर सकें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज इसी नोट से शुरू कर लेते हैं। और आज चूंकि अब हमने आप सबको रिफ्रेश भी करना है और स्कूल कॉलेज के लिए तैयार भी करना है, घर में जो माएँ हैं वो तो फाइनली बहुत एक्साइटेड हो गई हैं, लेकिन अब दोबारा से चीजों को बेहतर करने के लिए अपनी रूटीन बेहतर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने आप को रिफ्रेश रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए 2-3 ऐसी चीजें हैं जिनको हम अगर डिस्कस करें प्रोग्राम में या आप तक पहुंचाए तो मेरे ख्याल से आपको और मुझे दोनों को फायदा होगा। पहली, डाइट, दूसरी योगा, तीसरी अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज जो कि आपकी बॉडी को रिफ्रेश रखती है, जो कि एक्टिव रखती है। तो आज का स्पेसिफिकली प्रोग्राम जो है, जो सब्जेक्ट हमने चूज किया है वो है योगा, मेडिटेशन। सुबह उठने, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 10 मिनट अपने आप को देने हैं। कैसे देने हैं इस पर डिटेल में बात करेंगे। आपका तारुफ करा देती हूँ, मेरे साथ मौजूद है योगी, नईम इन्हें कहते हैं, योगिस्ट हैं और हमें बताएंगे किस तरह से योगा करते हैं, सुबह उठ के कौन सा टाइम सूटेबल है, कौन सा टाइम सूटेबल नहीं है। और इसके अलावा बहुत सारे आपके सवाल जो आप पूछना चाहते हैं हमसे जरूर पूछ रहे हैं, हम इनसे आज की डिटेल में सारा कुछ लेने की कोशिश करेंगे। क्या क्या ऐसी टिप्स है जो ये हमसे शेयर करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक, कैसे हैं? जी अल्लाह का बड़ा सर आपके आने का बेहद शुक्रिया। आज मंडे है और मेरे ख्याल से आज के दिन और आने वाले कुछ दिनों में हमें आपकी बहुत जरूरत है। तो मैं चाहती हूँ कि जरा डिटेल में प्रोग्राम के आगाज में ये बता दें कि नॉर्मली ज्यादातर ऑफिस गोइंग लोग हों या फिर XYZ काम करने वाले या बच्चे हों स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाले, ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि सुबह के टाइम ज्यादा टाइम नहीं होता आपके पास एक्सरसाइज करने का या योगा करने का। आप कौन सा टाइम सूटेबल समझते हैं सुबह के अलावा जिसमें योगा की जा सकती है, या सुबह ही बेहतरीन तरीका और बेहतरीन वक्त है? बहन, जो वक्त के एतबार से देखा जाए तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है ये बेहतरीन टाइम माना जाता है किसी भी एक्सरसाइज का, किसी भी वॉक का, कोई भी आप, क्योंकि उसमें फ्रेश ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है आपके लॉन में। जी, आफ्टर फजर नहीं, फजर से भी पहले। अच्छा, फजर से भी पहले? योग के मुताबिक योग इसको जो है वो, जिसको हम तहज्जुद का टाइम कहते हैं, इसको बरमी मुहूर्त कहता है, बरमी मुहूर्त। ठीक, बरमी मुहूर्त जो है वो आता है तकरीबन, जो हम तहज्जुद का टाइम गिनते हैं, इसको तहज्जुद का टाइम होता है। उस टाइम जो आपके स्पेस में बेहतरीन ऑक्सीजन का लेवल होता है वो किसी भी और वक्त में नहीं हो सकता, नहीं होता। That's really किसी भी और वक्त में नहीं हो सकता। तो क्योंकि योग सारा ब्रीदिंग पे बेस करता है,
आप की बॉडी भी ब्रीदिंग पे बेस करती है। सांस के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, डाइट के बगैर जिंदा रह सकते हैं, कुछ दिन आप जिंदा रह लेंगे खाए पिए बगैर, कुछ ना खाएं कुछ ना पिए, लेकिन ऑक्सीजन एक वाहिद एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए से आप जिंदा हैं। ऑक्सीजन नहीं है आपकी लेवल बॉडी का पूरा, तो उसमें आपकी बॉडी बीमार भी होती है और लेजी भी होती है, जिसे आपने बात कहा कि सुबह उठने में थोड़ी दिक्कत आती है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हम रात के टाइम मोबाइल का यूजेज बहुत करते हैं और लेटे हुए करते मैं हैं। कहती हूँ करते ही रात को है। आप अभी कोई सर्वे करा ले या अभी स्क्रीन पे और उस तरफ लोग बैठे हैं, उनसे मैं पूछूं तो रात को 99% लोग फोन यूज करते करते सो जाते और लेटे वो नींद नहीं आती बहन, मैं उसको नींद नहीं कहता, वो आंखें थक जाती हैं और बंद हो जाती हैं। आंखें थक के बंद हो जाती हैं, आपका ब्रेन चलता रहता है। नींद है क्या? नींद ये है कि आपकी डीप स्लीप शुरू होती है जब आपकी बिल्कुल फाइलें बंद हो जाती है, जो दिन भर आपने सोची होती हैं, जिनमें आप डीप गए होते हैं। अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जब हम रात को सोते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम जाग ही रहे होते हैं, दिमाग में सोचें चलती रहती हैं। वो थॉट प्रोसेस बंद नहीं होता ना। आप सुबह अच्छा आप उठे ना तो आपको लगता है कि जो सोच आप सोच कर सोए थे उसी सोच के बाद आप उठे, उसी सोच के बाद उठे। और जब आप रात के टाइम इमेजिनेशन करते हैं मोबाइल के जरिए से इमेजिनेशन होती है, आप आंखें खोल के उसको इमेजिनेशन को देखें, आपके इमेज बन रहे हैं ब्रेन के अंदर। अब वो इमेज कैसे बंद होंगे और आप फौरन सोना चाहते हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि रात के टाइम कम से कम बेड पे जाने के लिए 1 घंटा पहले मोबाइल को साइड पे रख दें। अच्छा, मैं आपकी बात को ना सेकंड करके अपने व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ कि भाई हर चीज की आप तैयारी करते हैं। अगर मैं यहाँ आती हूँ तो रात को 11 बजे के 10 बजे के करीब मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने ड्रेसेस, अपने ड्रेस कोट, अपने जूते, अपने साथ हर चीज को तैयार करूँ, क्योंकि मैंने सुबह ऑफिस जाना है। तो एट द सेम प्लेस सोने की भी मुकम्मल एक तैयारी होती है, जो कि हम नहीं करते। हम जब थक के चूर हो जाते हैं तो हम जाते हैं सोने के लिए, फिर हम समझते हैं कि हमें बड़ी अच्छी नींद आएगी क्योंकि हम थके बहुत ज्यादा हुए हैं। सोने की बाकायदा एक तैयारी होती है, अपना माइंड बनाना पड़ता है, चीजों को बंद करना पड़ता है, यहाँ चलने वाली सारी डॉक्यूमेंट्स जो है उसको बंद करना पड़ता है और फिर अपने आप को मेंटली फिजिकली तैयार करना पड़ता है कि अब हम सोने जा रहे हैं। लेकिन ये आदत है जो बहुत ज्यादा खराब है और नो डाउट इसमें अब हम पता है मैं प्रोग्राम कर रही हूँ ना, मेरे ख्याल से मैंने इससे बहुत ज्यादा कई प्रोग्राम किए हैं, आपने भी बहुत प्रोग्राम किए होंगे। हम बड़ी चीजें डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी ऑडियंस है ना, इनके पास जब तक इस चीज की विल नहीं होनी, इन्होंने कुछ नहीं करना। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारी रूटीन विल के बगैर चेंज हो ही नहीं सकती। ऐसे ही है बहन। और इंसान जब फंसता है किसी चीज में फिर उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है, उससे पहले नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। प्रिकॉशंस के तौर पे हम कुछ नहीं करना चाहते। बीमार होते हैं तभी डॉक्टर से रुजू करते हैं, एहतियात नहीं। हम पार्क में तब जाते हैं जब जाने के काबिल नहीं रहते। एक्सरसाइज तब करते हैं जब करने के काबिल नहीं रहते, मुश्किल से हो रही होती है। तो खुदारा हमें सोचना होगा, हमें अपनी सेहत से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। सेहत अच्छी है तो हर चीज़ अच्छी है। अगर आपकी सेहत आपके पास नहीं है, सेहत आपके साथ अच्छी नहीं है, तो आप किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते। अच्छा योगी साहब, कम टू द पॉइंट। अब मैं चाहती हूँ कि अगर हम योगा को डिस्कस कर रहे हैं तो योगा और मेडिटेशन इज लाइक सेम थिंग ना, एक जैसी चीजें हैं, कोई माइनर से डिफरेंस होंगे। मैं चाहती हूँ कि जरा इसको डिफरेंशिएट कर दें कि सुबह उठ के अगर आपके पास योगा करने के लिए 20 मिनट 30 मिनट या आधा घंटा नहीं भी है, तो मेडिटेशन के लिए 10 मिनट किस तरह सूटेबल है, मेडिटेशन में क्या किया जा सकता है, किस टाइम और कैसे करने चाहिए, ये डिटेल से हमसे शेयर करें। मेडिटेशन जो है वो देखें बहन, आपको एक मरकज़ पे लाने का नाम है, आपके ब्रेन को खाली करने का नाम है, जो कि आज की अहम ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि आज की जितनी बीमारियाँ हैं ये सारी सॉफ्टवेयर इशू है इंसान का, मैकेनिकल इशू नहीं है, क्योंकि हम मेंटली प्रेजेंट नहीं है। जहाँ फिजिकली मौजूद होते हैं वहाँ मेंटली प्रेजेंट नहीं होते। वेरी ट्रू। हम या पास्ट में हैं या फ्यूचर में है। अब आपके अंदर जितना भी सिस्टम चल रहा है, जितने ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे आपके ब्रेन के जरिए से चल रहे हैं। आपका ब्रेन चलाता है। कभी आपने ऑर्डर तो नहीं किया किसी भी ऑर्गन को कि आप काम करें। वो फंक्शन तो आपको आपका ब्रेन दे रहा होता है, सॉफ्टवेयर ब्रेन के अंदर है। तो जब आपका जो ब्रेन जिसने चलाना है वही हाजिर नहीं है, अटैच नहीं है आपके साथ, तो आप समझ जाएं फिर आपके ऑर्गन्स के साथ वोल्टेज तो कम होंगे, उनकी काम करने की कैपेसिटी तो कम होगी। यही बीमारियां हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप फिट रहें तो आप प्रेजेंट रहना सीखें, हाजिर होना सीखें। हाजिर होने के लिए बेहतरीन टेक्निक जो हम मेडिटेशन में शुरू करते हैं, मेडिटेशन जो है वो पहला स्टेप नहीं है, योग का हिस्सा है मेडिटेशन, योग का हिस्सा है। योग और मेडिटेशन अलग चीजें नहीं है, योग का हिस्सा है, लेकिन ये 7वीं क्लास है जिसमें सिलेबस होता है किसी भी चीज का। पहली क्लास जो है वो और चीज है और 7वीं क्लास पे जाके मेडिटेशन आती है। तो ये क्लासेस हैं योग में। अब मेडिटेशन का जो बेस है मैं उस पर डिस्कस करना चाहूंगा। हम बदकिस्मती से गलती ये करते हैं कि हम मेडिटेशन जब भी करते हैं पहले दिन से आंखें बंद कर लेते हैं। अच्छा, जब भी मेडिटेशन किया जाता है, मेडिटेट किया जाता है,
आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद करने के बाद तो सोचें तेज चलना शुरू हो जाती है, दिमाग आपका तेज चलना शुरू हो जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे आप सोना शुरू करते हैं, आंखें बंद करते हैं तो ज्यादा थिंकिंग शुरू कर देते अब आपको मैं बेस बताऊंगा, मेडिटेशन अगर आपने शुरू करनी है तो सबसे पहले आंखें खोलिए, अपने इर्द गिर्द की चीजों को देखिए, हैं। गौर करें। गौर और फिक्र, जिसको कुरान ने भी जिक्र किया है बिल्कुल ऐसे। कि मुशाहिदा करें, मुशाहिदा करें, इस कायनात का मुशाहिदा करें। ये बेहतरीन मेडिटेशन का बेस है। अगर आप मेडिटेशन में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आप सबसे पहले, बल्कि ये आपको टेक्निक सोने में भी आसानी पैदा करेगी कि अगर आप रात को अपने रूम में जाके चीज़ों को देखते हैं, देखते देखते आपको नींद आ जाएगी, क्योंकि आप रूम में आ जाएंगे। हम रूम में होते हैं लेकिन मेंटली रूम में नहीं होते। अच्छा, इसकी एग्जांपल ऐसे, मैंने एक दफा एक आर्टिकल पढ़ा तो उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि आपके कमरे में क्लॉक किस नौयत का लगा ये भी आपको नहीं पता होता। बिल्कुल नहीं पता होता। ये कितनी अमेजिंग बात है। अभी मेरे ख्याल से अगर आप मेरा शो देख रहे हैं या मेरे शो के बाद अगर YouTube पे कोई क्लिप देख लेंगे, कोई क्लिप देख लेंगे, तो मेरी इस बात के बाद जरा गौर कीजिएगा। आज आपने एक चीज देखनी है कि आपके कमरे में कौन सी चीज कहाँ पड़ी हुई है, तो आपको ये रियलाइज होगा कि मैंने कभी गौर ही नहीं किया अपने कमरे में। मेरे कमरे में कौन सा बल्ब कहाँ लगा हुआ है, बेडशीट कौन सी है, ड्रेसिंग टेबल मेरे उस पर कौन कौन सी चीजें पड़ी हुई है, मेरा क्लॉक किस नौयत का है, ये भी नहीं आपको पता होगा। तो अपने आप को पास्ट से प्रेजेंट में जंप कराने के लिए या फ्यूचर से प्रेजेंट में जंप कराने के लिए, जहां पर आप होते हैं ना, वहां पर अगर आप किसी चीज को फोकस कर लेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे आगे ये पाउच पड़ा हुआ है, तो अगर मैं इसको देखूं या इसके अंदर पड़े हुए स्टोन्स को देखूं, तो मेरे ख्याल से मैं प्रेजेंट में एकदम से जंप कर लूंगी, क्योंकि आई फील दैट कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। अच्छा, ये अगर हम मेडिटेशन की आप बात करें, आपने आंखें खोलने की बात की, ये कॉमन गलती हम क्यों करते हैं कि हम मेडिटेशन को समझते हैं कि हमने आंखें बंद करके ही इस चीज का आगाज उसकी बहन एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग जो है वो मेडिटेशन इंटरनेट से सीखते हैं, यूट्यूब गूगल से सीखते हैं। वहाँ पे एक्सपर्ट बैठे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, वो अपना परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो सिखा नहीं रहे होते। मतलब वो इनिशियल स्टेजेस नहीं बता रहे होते, वो एक्सपर्ट एडवाइस दे रहे होते हैं। हाँ जी, वो एक्सपर्ट एडवाइस दे रहे होते हैं और उसमें वो सिर्फ अपने आप को पेश कर रहे होते हैं, हाई लेवल पे हो रही होती है। देखें, जब भी कोई अपने आप को पेश करेगा तो वो अच्छे से अच्छा पेश करेगा, वो कभी भी बेस से शुरू नहीं करेगा। तो हम जब भी मेडिटेशन सीखते हैं या हम YouTube चलाते हैं या गूगल चलाते हैं, उससे हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, और गूगल और YouTube इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। नॉलेज के लिए आपको टीचर की ज़रूरत है, किसी गुरु की ज़रूरत है। आप किसी के पास सीखने के लिए जाएं जो आपको बेस से लेके चले। जब तक आपकी आंख खुलेगी नहीं, आप मेडिटेशन का बेस समझ नहीं सकेंगे। आप प्रेजेंट पहले अपने इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है उसको तो समझें, उसको तो देखें। अच्छा, आंखें खोल के हमें मेडिटेशन करने के लिए कितना वक्त दरकार है? मतलब अगर हम लोग 10 मिनट दे रहे हैं मेडिटेशन को, तो कितने वक्त आंखें खोलनी चाहिए? या अगर आप यूं कहें कि इनिशियल स्टेज पे कुछ दिन तक आंखें खोलकर ही मेडिटेशन करनी चाहिए? कुछ दिन तक मेडिटेशन आंखें खोल के ही करनी चाहिए, ताकि आपका जो ब्रेन है उसमें थॉट प्रोसेस स्लो हो और आप इसमें आए, अपने प्रेजेंट मोमेंट में आए। मैक्सिमम कितने दिन तक आपको लगता है कि आंखें खोल के मेडिटेशन? अगर आप बहुत अच्छा, मतलब आप प्रेजेंट होना सीख जाते हैं, आपकी मतलब इतनी ज़्यादा थॉट प्रोसेस चलता नहीं है, ज़्यादा सोचें आपके नहीं आती, आपका बहुत सारे दिमाग की मुख्तलिफ कैफियत होती है। बहुत सारे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं चीज़ों में, बहुत सारे लोग जो है वो जल्दी निकल जाते हैं। उसके लिए फिर टाइम ड्यूरेशन नहीं बता सकते, वो कैफियत देखनी पड़ती है कि अब मैं इस पोजीशन में आ चुका हूँ कि मैं जहाँ बैठा होता हूँ वहाँ मौजूद होता हूँ मेंटली भी। तो फिर आप जो है वो आंखें बंद करके उसमें फिर आगे फिर गाइड किया जाता है कि अब आपने क्या करना है। दूसरा स्टेप इसका ये होगा कि आप फिर जब आंखें बंद करें तो फिर आप अपने बॉडी को ऐसे देखेंगे जैसे आप खुली आंख से देख रहे होते हैं। अच्छा, ये दूसरा स्टेप है, अपने जिस्म पे आना है। ओके, पहले आपने इर्द गिर्द की चीजों को फोकस करना है आंखें खोल के, लेकिन जब आप आंखें बंद करेंगे तो ट्राई टू ऑब्जर्व योरसेल्फ, योर बॉडी। अपनी आपने कभी अपने बॉडी को नहीं देखा, जैसे हमने कहा हमने अपने रूम को नहीं देखा, हमने कभी अपनी बॉडी को भी नहीं देखा। हम तो इतने जो है वो कहते हैं मसरूफ हैं, हम वेले मसरूफ हैं कि हमें इतना वक्त नहीं है कि हम अपने जिस्म को देख सकें, महसूस कर सकें। मतलब ये कितनी कंसिडरेशन वाली चीजें हैं। अगर आप देखें कि हमने कभी कंसीडर ही नहीं किया कि हमारा बॉडी पार्ट्स या हमारे कलर, हमारी रंगत, हमारे नेल्स, मतलब बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को फोकस भी करते हैं, बड़े लोग ख्याल भी रखते हैं इस चीज के, ऐसी बात नहीं है, ऐसे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ देम इस चीज का उस तरह से ख्याल नहीं रखते। अच्छा, तो ये दूसरा स्टेप होगा कि आप आईज क्लोज कर लें और विजुलाइज करें अपने पैरों को जैसे आप खुली आंख से देख रहे होते हैं, पूरी तवज्जो के साथ। लेकिन ये तब भी हो सकेगा जब आपका ब्रेन प्रेजेंट रहना सीख चुका होगा, पहले आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे एक फाइल खोलने की। हाल में आना पड़ेगा आपको। कोई भी इंसान जो है ना, देखें कोई भी इंसान जहाँ देखता है उसका दिमाग वहाँ होता है। आपके दिमाग के अंदर जो पिक्चर बनती है वो आपका स्कैनर जो है वो आंख है।
तो इसलिए आंख की जो है वो हमें ख्याल करना पड़ेगा, आंख की मश्क करनी पड़ेगी। आंख की मश्क मैं थोड़ी सी और भी एक डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर आपके बहुत ज़्यादा कुछ फाइलें फंस चुकी हैं, कुछ सोचें फंस चुकी हैं और आप उनसे निकल नहीं पा रहे, कुछ लोग कहते हैं ना हम सदमों से निकल नहीं पा रहे, ऐसा सदमा है जो हमारे फिक्स हो गया है और उससे हम जान छुड़ाना चाहते हैं लेकिन वो दिमाग से जाता ही नहीं है। ऐसे ऐसे पेशेंट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कि आपकी जो फंसी हुई फाइलें हैं उनको निकालेगा। इंसान की जो ब्लिंकिंग है, ब्लिंकिंग सिस्टम, ये इंसान के ब्रेन को रिफ्रेश करने का निज़ाम है। जैसे कंप्यूटर में F5 का बटन होता है, आपने विंडोज़ को रिफ्रेश करना है, F5 दबा के रखते हैं, वो विंडोज़ रिफ्रेश हो जाती है, उस पर जो बोझ होता है वो उतर जाता है। आपने कभी देखा जब कोई गहरी सोच में होता है तो उसकी आंखें खुली होती हैं, ब्लिंकिंग खत्म हो जाती है, क्योंकि वो फोकस, ये इसे कहते हैं डिफोकस। मतलब आप फोकस कर रहे होते हैं किसी चीज को लेकिन दरअसल आपकी सोच डिफोकस होती है और आप कुछ और सोच रहे होते हैं या डिफोकसिंग। आंख खुली होती है उसमें जब आप किसी को जब उसमें आवाज भी दें तो उसकी आंखें बिल्कुल स्टिल होती हैं और उसको वो प्रेजेंट नहीं होता, उसको समझ नहीं आती आप क्या कह रहे हैं, वो सुन भी नहीं पाता। आप जब उसको पकड़ के हिलाते हैं एक दफा तो वो काफी दफा ब्लिंक करता है तेजी से। नोट कीजिएगा, ये आपका जो ब्रेन का जो पेज चेंज होता है, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होती है, वो ब्लिंक से होती है। हर ब्लिंक के ऊपर आपका नया पेज सामने आ जाता है, हर ब्लिंक के ऊपर नया पेज सामने आता है, थॉट पिछली बंद हो जाती है। तो इसमें आपको करना ये होगा कि आप बहुत आहिस्ता से 1 सेकंड बंद करें, 1 सेकंड आंखों को खोलें, 1 सेकंड बंद करें, 1 सेकंड आंखों को खोलें। हमने इसको इस सिस्टम को तोड़ दिया मोबाइल पे फोकस करके, चीज़ों पे फोकस करके, ज़्यादा इमेजिनेशन करने की वजह से हमारी आंखें खुली रहती हैं। आप ऐसे पेशेंट्स जो होंगे ना जो खो जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों में उलझ जाते हैं, उनकी ब्लिंकिंग सिस्टम पे काफ़ी प्रॉब्लम होगी, ब्लिंक नहीं करते होंगे। वो एक चीज़ को देखते हैं और मुसलसल उसको देखते चले जाते हैं और वो फोकस्ड रहते हैं उस पर। बिल्कुल, और ये कैफियत अगर नेगेटिविटी में चले जाए, नेगेटिव ख्यालात में चले जाए तो ये बहुत सारा फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं लोग। बहुत सारे लोग जो है फिर वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं कि जिसको मतलब सुनना भी मुनासिब नहीं है, और वो घर वालों की चीज़ें तोड़ना, लड़ना, हर चीज़ में उलझना, वो फिर कैफियत ऐसी आ जाती है। अच्छा योगी नहीं, देखिए मैं ये समझती हूँ कि अगर हम ये कहें ना कि हमने इसको डिस्कस नहीं करना, इसको डिस्कस करना है या इसको एहतियात करनी चाहिए, नो डाउट आप जब स्क्रीन पे बैठते हो, जब आप मीडिया के सामने आते हो तो बड़ी सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है, कुछ चीज़ें सेंसर भी करनी पड़ती हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि किसी न किसी एंगल से, किसी न किसी पॉइंट पर आकर आपसे ये चीज़ डिस्कस कर ली जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मसले आपके घर में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये इतनी आम चीजें हैं कि मुझे लगता है कि अब हम बहुत आम तरीके से इसका नाम भी लेना शुरू हो गए हैं। किसी को छोटा सा मसला होता है ना तो मुझसे कहते हैं तो डिप्रेशन में है। मतलब हमने इन चीजों को इतना आम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि वो ऑटोमेटिकली आम हो गई हैं। पहले जमाने में स्ट्रेस, डिप्रेशन या एंजाइटी एक बहुत बड़ा एक बीमारी का नाम था जो बहुत कम लोग हुआ करती थी, लेकिन अब हर दूसरे बंदे को लगता है कि वो बीमारी का शिकार है, वो एंजाइटी है या डिप्रेशन है। अच्छा, एक और बात जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और जो मैं चाहती हूँ कि आप उसे एड्रेस करें टोटली, ये बहुत बड़ा मसला है लोगों का कि लोग कहते हैं कि हम एक हादसे से निकल नहीं सकते, एक परेशानी से निकल नहीं सकते, हमारे साथ कुछ माजी में हुआ है, हम अब तक उसमें जी रहे हैं, अब तक उस कर्ब में हैं, उस तकलीफ में हैं, या हम उससे निकल नहीं पा रहे। इसके लिए किस तरह से आपके पास क्या सोल्यूशन है? मेडिटेशन में हम किस तरह से, पहला सवाल तो ये कि हम हाल में कैसे आ सकते हैं, किन चीज़ों को फोकस करना ज़रूरी है, तरीक़ाकार क्या है, उसके बाद ये एंजाइटी, डिप्रेशन बगैर दवाइयों के, बगैर कंसल्टेशन के मेडिटेशन और योगा से कैसे मुमकिन है? देखें, पहले हम डिप्रेशन को, एंजाइटी को समझ लें। पास्ट गुजरा हुआ ये डिप्रेशन है, आने वाला कल अगर आपकी सोच में है तो ये एंजाइटी है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो लोग फ्यूचर की जिंदगी गुजार रहे हैं, फ्यूचर के लिए परेशान है, वो एंजाइटी का शिकार होंगे। उनकी एक बहुत बड़ी निशानी मैं बता दूं आपको कि उनकी बॉडी स्टिल नहीं हो सकती, वो हिलते रहेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, वो बात आपसे कर रहे होंगे लेकिन बॉडी उनकी कंट्रोल में नहीं होगी, बेचैनी का शिकार होंगे। बिल्कुल फिजिकली भी वो बेचैनी में होंगे, कभी हाथ हिलाएंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी आप उनको स्टिल पोजीशन में देख नहीं सकते, सही स्टेबल नहीं है। ये आप समझ जाएं कि ये इस बंदे को एंजाइटी है और ये फ्यूचर में अभी भी दौड़ रहा है इसका दिमाग। ठीक। और जो लोग बिल्कुल रुक जाते हैं, आप उनसे बात करते हैं, पूछते हैं जी क्या कहा आपने, तो वो खोए होते हैं, वो डिप्रेशन का शिकार, वो पास्ट में होते हैं, वो पास्ट में होते हैं। एंजाइटी में आपका ब्रेन की फ्रीक्वेंसी तेज हो जाती है, डिप्रेशन में आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी स्लो हो जाती है। 4 फ्रीक्वेंसीज हैं, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये फ्रीक्वेंसीज को अगर आप समझते हैं तो आप जो स्लो फ्रीक्वेंसीज हैं उसमें आपका ब्रेन खोया होता है,
चीज़ों में खो जाता है। अब उसको अपने तेज़ करना है। अब ब्रेन की आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नर्व्स को यूज़ करना पड़ेगा। आपके दो तरह के नर्व्स हैं बॉडी में, मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स। मोटर नर्व्स वो हैं जो आपके ब्रेन का ऑर्डर बॉडी के ऊपर अप्लाई करवाते हैं। आप कोई भी फिजिकल काम करते हैं ये मोटर नर्व्स के जरिए से होता है। कोई भी आप फिजिकल मूवमेंट करते हैं ये मोटर नर्व्स के जरिए से होता है। फालिज में ये होता है कि आपके मोटर नर्व्स डेड हो जाते हैं। उसमें आप हरकत करना चाहते हैं, ब्रेन आपका कहता है बॉडी को कि मूव करो, लेकिन मोटर नर्व्स काम नहीं कर रहे होते, आप इसलिए वो हरकत नहीं कर पाते। और सेंसरी नर्व्स जो है वो बॉडी का पैगाम दिमाग को पहुंचाते हैं सेंस करके। जैसे आप देख भी नहीं रहे होते लेकिन आपको महसूस होती है हीट पीछे आ रही है, कुछ चीज चुभ जाए आपको पता लगता है क्या चीज चुभी है, सेंस करते हैं। मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स अगर आपके एक्टिवेट होते हैं तो आप ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा सकते हैं। जैसे कार्डियो किया जाता है, बहुत एक्सरसाइज की जाती है, ठीक है, उसमें जितने कार्डियो के मश्क है या जितनी हार्ड एक्सरसाइज, फास्ट एक्सरसाइज करेंगे उससे आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी भी तेज होगी। ठीक है, एक्सटर्नल बॉडी के साथ साथ इंटरनल जो आपकी बॉडी है वो भी उतनी ही फास्ट एंड फ्यूरियसली काम करेगी। और अगर आप एंजाइटी का शिकार हैं तो फिर आपने कभी भी हैवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी, हार्ड एक्सरसाइजेज नहीं करनी, फास्ट एक्सरसाइज नहीं करनी, फिर आपने मेडिटेशन की तरफ आना है, अपनी बॉडी को रोकने की कोशिश करनी है। मतलब योगी नहीं, आप ये बताना चाह रहे हैं कि जिस नौयत का मसला है उस नौयत के मुताबिक ही उसका सोल्यूशन भी मौजूद है। मतलब हल कहीं आगे पीछे राइट लेफ्ट ही होता है, बनिस्बत ये कि आप समझे कि आपको मसला क्या है। अपना मसला समझना पहला स्टेप है, उसके हल की तरफ हम जाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या हो सकती है, योगी नीम से जानेंगे मेडिटेशन कैसे होती है, योगा कैसे होती है, आपको करके भी दिखाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं, हम गुड मॉर्निंग भी कहते हैं। और हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि आज से फाइनली स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज खुल गए हैं। मैं कहती हूँ 2 साल की लंबी छुट्टियां तो किसी को भी नहीं मिली होंगी। क्यों? क्योंकि हमने एक छुट्टी करनी होती थी, यकीन करें, और कोई ज्यादा नहीं तो 2-3 महीने पहले ही हम लोग प्लान करना शुरू कर देते थे। बहाना कौन सा लगाना है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, या नजर नहीं आ रहा, या आंखों में दर्द है, व्हाट्सएवर, और उसके बाद जाके कहीं माँ पापा एक छुट्टी करने देते थे। तो मेरे ख्याल से अब बच्चों ने काफी ज्यादा छुट्टियां कर ली हैं डिवोशन के साथ। वैसे स्कूल वाले बच्चों के अलावा मैं समझती हूँ कि अब कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले भी और ऑफिस गोइंग भी, उनका मूड नहीं है दोबारा से बैक टू द लाइफ और बैक टू द रूटीन जाने की। तो जरा उठे, दिन का अच्छे से आगाज करें और लेट मी नो कि आज आपका पहला दिन बैक टू द लाइफ कैसा गुजरा। हमने आपको रिफ्रेश करने के लिए स्पेसिफिकली आज के सब्जेक्ट को चूज किया है कि सुबह उठ के मेडिटेशन और योगा से आपको कितना फायदा हो सकता है। तो हम दोबारा से योगी नईम की तरफ चलते हैं, क्योंकि अब हम कारपेट पे मौजूद हैं और हमें बताएंगे बाकायदा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कि किस तरह से सुबह उठकर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ओवर टू यू योगी नईम, बताइएगा शुरू में, आगाज में, कि सुबह उठकर सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए, व्हाट इट शुड बी। पहले मैं इस पोज को डिस्कस करना चाहूँगा। ये कमल आसन कहते हैं इसको बहन, और अक्सर आपने जब मेडिटेशन करते हुए लोगों को देखा वो ऐसे बैठे होते हैं, इसी पोज में बैठे होते हैं। इसका मकसद क्या है, इसका फ़ायदा क्या है? ये इसको कमल आसन कहते हैं। कमल का एक फूल होता है जो गंदगी में उगता है, लेकिन उसके पत्ते बहुत साफ होते हैं, बहुत खूबसूरत पत्ते होते हैं। तो योग ये कहता है, योग का मानना यह है कि जो इस पोज में बैठता है, कमल आसन लगा के बैठता है, उसके थॉट्स प्रोसेस में पॉजिटिविटी आ जाती है, नेगेटिविटी जो है वो निकल जाती है। ये सफाई का पोज है, तो इसलिए मेडिटेशन करने से पहले इस पोज को सीखना बहुत अहम है। तो इसका मैं सिखाने का तरीका ये है कि आप पहले सिंगल इसको जो है वो पाँव के ऊपर रखें। अगर आपका पाँव यहाँ थाई के ऊपर नहीं भी आ रहा तो आप यहाँ रख लें, एक पाँव के ऊपर पाँव रख लें। इसको हाफ कमल कहते हैं। तो इसकी फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस यूँ करें कि जिस तरफ आपका पाँव है थोड़ा सा वहाँ झुकने की कोशिश करें, यहाँ आपके स्ट्रेच आएगा। आहिस्ता आहिस्ता फिर आपके थाइज में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी कि आप आराम से जो है वो दोनों पाँव दूसरे के ऊपर ले आएंगे। तो ये कमल आसन जरूर किया करें। हाफ कमल में बैठें तो ये आपको उतना ही फायदा पहुंचाएगा जितना आपको फुल कमल पहुंचाएगा। एक पाँव को ऊपर रखना। और सुबह उठ के जो है वो आपको सबसे पहले मैं अगर एक बात करना चाहूँगा, अगर आप ये चाहते हैं कि फ्रेश आपका दिन गुजरे तो आपको जो है वो सबसे पहले जानना ये है कि आपका राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है या लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा है। बेड पे लेटे हुए, बेड पे लेटे लेटे आप राइट नॉस्ट्रिल चेक करें कि आपका इसमें से ऑक्सीजन लेवल कितना जा रहा है, तेज आपका कौन सा है, उसमें ज़्यादा जो आपका एक्टिव हो आप उस साइड से करवट लेके बेड से उठें और उसी साइड का पाँव पहले आप फ्लोर के ऊपर टच करें।
अपनी अटैचमेंट जो ज़मीन के साथ आपने करनी है उसी साइड से करनी है, तो उससे फिर आप दिन भर एक्टिव रहेंगे। और दूसरा जो करने का काम है वो है आपकी स्ट्रेचिंग। सुबह उठ के सबसे पहले जितने एनिमल हैं और जितने बर्ड्स हैं आप देखेंगे वो स्ट्रेचिंग करते हैं, बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। तो इंसान जो है वो सुबह उठते ही जो है वो निकल पड़ता है कामों के लिए, और बहुत थोड़ा वक्त होता है और उसमें तैयारी भी करनी होती है, तो हम स्ट्रेच के लिए टाइम नहीं रखते। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप बेड पे लेटे लेटे पहले बॉडी स्ट्रेच किया करें, फिर उठा करें। सबसे पहले आपने बेड पे लेटे हुए स्ट्रेच कौन से करने हैं, सीधा लेटे आप एक लेग को ऐसे स्ट्रेच करें और फिर दूसरी साइड, और लेग को अगर आप फोल्ड कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। लेग सीधी करना कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसमें हल्का हल्का दोनों घुटनों को पकड़ के आप स्ट्रेच करें और फिर दोनों इकट्ठे। और फिर साइडों पर बाजू खोलते हुए दोनों घुटने साइडों पर ट्विस्ट कर लें। और इसके बाद फिर आप करवट लेके उठें। कभी भी सीधा ना उठिए। ये अगर आप करके उठते हैं तो इससे आपको जो है वो कम से कम जो खिंचाव है लेटे हुए आप ये जितने लोग हैं इनकी बैक पे खिंचाव आता है। अच्छा योगी नहीं, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ इसलिए बिकॉज मैं आपसे ना कुछ ऐसे आपने जब ये जेस्चर्स करके दिखाए हैं, ये सारे स्टेप्स, उस पर कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि लोग कॉमनली गलत करते हैं। जैसे आपने कहा कि सारे लेटे लेटे स्टेप्स करने के बाद आप जब उठे तो आप डायरेक्ट सीधे ना उठें, आप करवट लेके उठें। नॉर्मली एक्सरसाइज करने वाले लोग एक दो दिन में कोई इस तरह के डैमेजेस करा बैठते हैं अपने कमर को, अपने अपने मसल्स को, जो कि फिर थ्रू आउट डैमेज ही रहते हैं। इंटरनल मसल इंजरी हो जाती है, इंजरी हो जाती है जो हमें रियलाइज भी नहीं होती कि बेसिकली क्या हो रहा है। इंटरनल मसल इंजरी, और वो सारी लाइफ आपको फिर पेन रहता है। पेन रहता है, वो आपको पता भी नहीं लग रहा होता कि मसला क्या है, और वो पेन भी उस तरह से रहता है। ये बताएगा कि इस तरह कौन से टिप्स है कि आप एक्सरसाइज करें, योगा करें या मेडिटेशन करें, कुछ ऐसी कॉमन गलतियां जो कि की जाती है वो ना की जाए। कभी भी आप मसल को जरक मत दें, झटका लेना मत झटका मत दें। यस, बॉडी के किसी जगह पे आपका जितना, मैं यूं कहूंगा कि आपसे जितना हो सकता है उतना करें। आप किसी को देखते हुए अपनी बॉडी को डैमेज ना कर लें। अगर कोई एक्सपर्ट कर रहा है तो आप उस जितना एक्सपर्ट होने में टाइम लगेगा। उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, वो यूज्ड टू है उस एक्सरसाइज का। उसने वक्त दिया है ना। yes, आपका वक्त अभी आज शुरू हो रहा है, आप पहले दिन वो नहीं कर सकेंगे। तो हमेशा आपने जब भी कोई भी एक्सरसाइज करनी है तो आपने बॉडी को लाइट रखते हुए, बहुत हल्का रखते हुए, और जितना आप स्ट्रेच दे सकते हैं आपकी बॉडी बर्दाश्त करती है उससे ज्यादा मत जाएं, वरना इंटरनल मसल इंजरी हो जाती है। और इंटरनल मसल इंजरी सारी जिंदगी साथ चलती है और उसका ट्रीटमेंट फिर जो है वो नहीं हो पाता। और वो पुरानी जितनी मेडिकल भी इसको यूं कहता है कि मसल इंजरी जो हो जाए, इंटरनल मसल इंजरी, उसका सिर्फ 15 दिन के अंदर इलाज होता है, पहले 15 दिन। और अगर ना कराया जाए तो फिक्स हो जाती है, फिक्स हो जाती है, फिर आपको वो आइडेंटिफाई भी नहीं होती और उसका उस तरह से हल भी आप नहीं निकाल पाते। तो उसका हल आइसिंग है। अगर किसी को फील हो जाए कि मुझे इंटरनल मसल इंजरी हो गई और पहले उसके 15 दिन है तो उसमें वो आइसिंग कर ले। आइस बैग मिलते हैं, मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स पे आप जाएं, आइस बैग मिलते हैं, आइसिंग कर ले। लेकिन आइसिंग के लिए मैं एक एहतियात जरूर बताऊंगा। अक्सर लोग आइसिंग करते हैं, स्किन के ऊपर आइस बैग रख देते हैं, इससे फिर रैशेज आ जाते हैं, स्किन पे रैशेज आ जाते हैं, डैमेज, ऊपर वाली स्किन डैमेज हो जाती है। उसका बेहतरीन तरीका यह है कि पहले आप कपड़ा ऊपर रखें और उसके ऊपर आइस बैग रखें, डायरेक्ट अप्लाई ना करें। डायरेक्ट अप्लाई ना करें। अच्छा योगी ने ये भी बताएगा कि अभी तो आपने बता दिया कि सुबह उठने से पहले आपने ज्यादा मुशक्कत नहीं करनी, कारपेट नहीं बिछाना, जगह नहीं ढूंढनी, बस आपने अपने बेड पे ही ये स्टेप्स जो है वो उठने से पहले कर लेने हैं। अब जो आप मेडिटेशन का बता रहे थे कि आपने आगाज ऐसे करना है, आपका जेस्चर पोस्चर इस तरह का होना चाहिए, ये जो आप बता रहे थे, मैं चाहती हूँ कि 2-3 सवाल इस तरह के कि राइट लेफ्ट का जो आप टांग का बता रहे थे, कौन सी टांग ज्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, राइट लेफ्ट, ये कोई ऐसे स्पेसिफिक प्रोसीजर है या कोई भी टांग से आप कर सकते हैं? कोई भी टांग से कर सकते हैं, बल्कि यूं कहूंगा कि योग तो ये कहता है कि आपका राइट और लेफ्ट खत्म होना चाहिए। अच्छा, आपकी बॉडी एक ही है। योग का लफ्ज़ी मतलब है जोड़ना, जुड़ना, किसी बिछड़ी हुई चीज को मिलाना। सही। हम अंदर से टूटे हुए हैं, हम एक ब्रेन को इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ आप राइट हैंड को इस्तेमाल करते हैं, आपका लेफ्ट ब्रेन इस्तेमाल होता है। इसीलिए पाकिस्तान में लोगों को फॉलेज लेफ्ट साइड पे आता है, मेजॉरिटी ऑफ। वेरी टेक्निकल पॉइंट, यस ट्रू, वेरी ट्रू। हम राइट ब्रेन को इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि हुक्म ये है कि हर काम को राइट हैंड से शुरू करें,
कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि लेफ्ट हैंड से काम ही कोई ना करें। अच्छा, वैसे हाँ ये बात बड़ी टेक्निकल पॉइंट, इसलिए भी मैं सेकंड करना चाहती हूँ योगी नेम की इस बात को कि हाँ हमारा इस्लाम, हमारी शरअ हमें ये सिखाती है कि हम सीधे हाथ से हर चीज़ का आगाज़ करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के हर चीज़ का आगाज़ करें और ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाए राइट हैंड को। बट इट डजंट मीन कि आपने लेफ्ट को दिक्कत ही नहीं देनी, इट डजंट मीन कि आपने लेफ्ट को जरा उतार के साइड पे रख देना, कोई मसला नहीं, इसको इस्तेमाल नहीं करना, इसको फंक्शनल करें कम से कम। और इसका ताल्लुक आपके जो है वो मतलब अगर आप लेफ्ट हैंड से यूज नहीं करते, लेफ्ट हैंड को कोई काम के लिए आप नहीं यूज करते, तो आपका राइट ब्रेन जो है वो कभी एक्टिव नहीं होगा और आप कभी भी जो है सुपर ब्रेन नहीं बन सकते। आप सुपर ब्रेन तभी बन सकते हैं कि आपके दोनों ब्रेन जो है वो इक्वल काम कर रहे हो। ठीक, राइट ने आपके लेफ्ट साइड कंट्रोल की हुई है, लेफ्ट ब्रेन ने राइट कंट्रोल की हुई है, इसीलिए आपको दोनों साइडों के मसल्स को यूज करना है, नर्व्स को यूज करना है, ताकि दोनों ब्रेन एक्टिवेट हो और आपकी काम करने की सलाहियत मेंटली बेहतर हो और आपकी मेंटली जो थक जाते हैं उससे निकलें। अभी जो है वो रिसेंटली कुछ ऐसे स्कूल कॉलेज भी हैं दुनिया में जो बाकायदा बच्चों को राइट हैंड से भी काम करवाते हैं और लेफ्ट से भी करवाते हैं, उसी को रिपीट करवाते हैं, ताकि आपकी एटलीस्ट बॉडी फंक्शनल रहे, आपके मसल्स फंक्शनल रहे। दे आर यूज्ड टू फिट टू यूज सम टाइम, अगर उन्हें जरूरत पड़े तो अपने मसल्स को इस तरीके से भी लेफ्ट से भी यूज किया जा सके। योगी नहीं, मैं चाहती हूँ कि आपने बता दिया कि सुबह उठ के बेड पर क्या स्टेप्स होने चाहिए, मेडिटेशन का आगाज कैसे होना चाहिए। अब अगर योगा की बात की जाए तो मैं चाहती हूँ कि योगा की भी चंद एक इस तरह के स्टेप्स या इस तरह के जेस्चर्स आप बता दें जो कि सुबह उठ के करना बहुत फायदेमंद, बड़े मुफीद है। उसके लिए बेहतरीन जो है वो पर्वत आसन है। सुबह उठ के अगर आप पर्वत आसन कर लेते हैं तो आपकी जो लेटे रहने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन मैनुअल स्लो हो चुकी है। एक सर्कुलेशन मैनुअल है, एक है आपका हार्ट पंप करता है ब्लड को और हार्ट ब्लड को वापस नहीं लेता। ठीक, ब्लड जो आपके हार्ट की तरफ आता है वो मैनुअल है। ठीक, और वो बैक साइड से है। ठीक, इसीलिए सारा खिंचाव बैक पे आता है लेटे रहने की वजह से। जब आप लेट जाते हैं तो आपकी कमर खिंच जाती है, टांगों के पीछे वाले मसल्स खिंच जाते हैं। वो ब्लड सर्कुलेशन मैनुअल है, वो आपके काव मसल्स के साथ उसका अटैचमेंट है। इसलिए काव मसल्स को दो दिल मानता है योगा कि ये भी दो दिल का काम करते हैं, ये दिल की मावनत करते हैं काव मसल्स। इनका यूजेज, काव मसल्स का यूजेज आपके दिल की ब्लड सप्लाई बेहतर करता है, जिससे अंजाइना पेन से बचा जा सकता है। अक्सर देखा जाएगा तो हार्ट अटैक सुबह के टाइम होते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग में। बिल्कुल ऐसा। और उसकी वजह जानते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि जी अंजाइना पेन की वजह से ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक होता है। अंजाइना पेन है क्या? अंजाइना पेन बेसिकली यही है कि आपके हार्ट की तरफ ब्लड सप्लाई स्लो हो जाती है। और उसके लिए योग ये कहता है कि आप अपने पहले लेटे लेटे ही ऐसे टांगे सीधी कर लें, मैं तो बैठा हुआ हूं, तो आप काव मसल्स को यूज करें। ठीक है, स्पेसिफिक मसल को आपने मूव करना है, पूरी बॉडी सिर्फ अपने पाँव को अपना स्ट्रेच करना है पीछे की तरफ, आगे की तरफ, इससे आपके काव मसल्स पे प्रेशर आएगा। ठीक है। और काव मसल्स पे जितना आप ऐसे स्ट्रेच दे लेंगे, ये अब आप जैसे हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, इसी तरह ये अब ब्लड आपका हार्ट की तरफ सप्लाई बेहतर होना शुरू हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। इसीलिए डॉक्टर हजरात कहते हैं कि आप वॉक करें। हम बॉडी को जितना रोक लेंगे, जितना बैठ जाएंगे, हम हमारे बैक मसल्स खिंच जाएंगे, स्टिफनेस बढ़ जाएगी पीछे, आपके दिल की तरफ सप्लाई स्लो हो जाएगी। एक तो ये है बहुत आसान, आप ऐसे कुछ वक्त कर लें, आप 2 से 3 मिनट आप ये कर लें, तो इससे आपकी लेग्स के पीछे नरमी आ जाएगी। और अक्सर इसको आप बैठे भी कर सकते हैं, जैसे आप चेयर पे बैठे हैं तो सिर्फ अपने पाँव को, लेग्स फोल्ड रहे हैं, पाँव को स्ट्रेच करें, आपके काफ मसल्स पे स्ट्रेच आएगा। सिर्फ मूव करना है आपने अपने पाँव को ना, एंकल जॉइंट को मूव करना है। और अब इसका असल जो है उस पोज की तरफ आते हैं। असल पोज क्या है? असल पोज ये है कि पर्वत आसन करने का तरीका ये होगा, दोनों हील टच करने की कोशिश करेंगे। शुरू में इस तरह आप एक्सपर्ट नहीं है तो आपके नहीं होंगे, आपको जितना भी हो सकता है उतना कीजिएगा। ग्रेजुअली आपने टच करने की कोशिश करनी है, अनटिल और अनलेस आप एक्सपर्ट नहीं है तो। That's really difficult. It seems to be like difficult. और इसका शुरू में यूं आसानी में बता देता हूँ। आसानी ये है कि आप एक एक लेग को कर लें। हाँ, उससे ये होगा कि जो इनिशियल स्टेजेस पे करने वाले लोग हैं, जो भी बिल्कुल न्यू कमर्स हैं, उनके लिए फायदेमंद होगा। एक एक लेग को आप स्ट्रेच कर लें, एक लेग फोल्ड कर लें, हाफ पर्वत, आधा आप पोज कर लें, दोनों इकट्ठी ना करें, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन दिल की तरफ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, आपके बैक मसल्स कभी खिंचेंगे नहीं,
जो आपके पीछे वाले मसल्स खिंच जाते हैं, टांगों के पीछे थकावट नहीं होगी, कभी आपकी एड़ियों में दर्द नहीं होगा। ये इतने फायदे हैं इस पोज के। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये बहुत सारे फायदे जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसको सिर्फ डिस्कस करने की हद तक नहीं है। योगी नेम के साथ ये कारपेट का इस्तेमाल जो है, अब आपको मैंने कहा है कि ज़्यादा एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं है कि आप जगह ढूंढें, फिर रोशनदान ढूंढें, फिर कारपेट ढूंढें, वहाँ बैठें, टाइम दें। आपने कुछ भी नहीं करना, उठने से पहले अपने बेड पर भी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप कर सकते हैं जो कि आपके लिए इतना फ़ायदेमंद है। अच्छा, योगा के चंद एक मज़ीद कुछ इस तरह के स्टेप्स जो आप शेयर करना चाहें, जो सुबह उठ के करना बहुत फायदा। सुबह उठ के जो है वो लाजमी तौर पर आप जो है वो अपनी बॉडी को, जैसे हमने स्ट्रेच की बात की, तो ब्रीदिंग्स का भी एहतमाम करें। अब हम ब्रीदिंग्स की तरफ आते हैं कि सुबह आप उठ के सबसे पहला ये करें काम कि डीप ब्रीदिंग करनी है। अब हम डीप ब्रीदिंग को समझ लें। हम अक्सर लोग डीप ब्रीदिंग करते हैं, यूं करते हैं, चेस्ट को ऊपर उठा लेते हैं, सीने में सांस लेते हैं। तो सीने में सांस लेना डीप ब्रीदिंग कभी भी नहीं हो सकता। इससे लंग्स की नीचे वाली तह आपकी प्रेस हो जाती है, आपका सांस ऊपर ही रह जाता है। अगर आप डीप ब्रीदिंग करना चाहते हैं तो आपको पेट को फुलाना होगा, सांस को डायफ्रामेटिक इसको कहते हैं। अच्छा, डायफ्रामेटिक मैं आपको ना इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मैंने 12 दफा अपने प्रोग्राम में सभी हमने एक्सरसाइज की बात की है, डाइट की बात की है, ये किसी भी हमने इस नौयत की गुफ्तगू की है, ये सब्जेक्ट रखा है कि आपको डीप ब्रीथिंग किस तरह से करनी चाहिए। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि आप अगर बालून ले तो उसमें हवा भरे तो बालून फूल जाता है, मतलब वो फिल हो जाता है हवा के साथ। एट द सेम प्लेस आपका पेट भी एक बालून की तरह है, आपने इस तरह से इनहेल करना है कि आपका पेट बाहर की तरफ आना चाहिए, ना निस्बत इसके कि आप इस तरह से इनहेल करें कि आपका पेट स्क्वीज होकर इनसाइड ऑफ द बॉडी चला जाए। तो पेट को आपको फूलने दें। पेट को फुलाएंगे तो आपके लंग्स की नीचे वाला हिस्सा रिलैक्स होगा, उससे आपकी ऑक्सीजन लेवल लंग्स की तह तक जाएगी। उसको डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं। योग में इसको नाभि प्राण कहते हैं, योगी की जुबान में। तो उसमें करने का तरीका ये होगा कि आपने सांस को पेट में शिफ्ट करना है। आप अगर देखें तो छोटा जो बच्चा पैदा होता है तो उसका सांस पेट से चल रहा होता है, उसके सीने पे हरकत नहीं आती, उसका पेट मूव करता है। जब वो सांस लेता है पेट हिलता है उसका। तो हम जब जैसे जैसे हम चीजों में खो जाते हैं, हम जितना चीजों में खो जाते हैं, लोगों में खो जाते हैं, तो हमारे सांस ऊपर रह जाता है, सांस छोटा हो जाता है। अगर आप डीप ब्रीदिंग करना चाहेंगे तो आपने पेट को, शुरू में अक्सर लोगों का चलता नहीं है, तो उसके लिए फिर तरीका होगा कि लेट जाएं, लेट के लेग्स को फोल्ड कर लें, उससे ऑटोमेटिकली आपकी जो ब्रीदिंग है वो पेट पे शिफ्ट हो जाती है। आपको मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। उसमें यह कि अगर आप की पेट से ब्रीदिंग चल सकती है तो फिर आप पेट को फुलाएं, फिल करें। ऑक्सीजन को इनहेल करके पेट को फिल करना इज अ राइट वे टू डू एक्सरसाइज और टू डू डीप ब्रीथिंग। दैट्स रियली पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी गलती ये है कि हम सांस मुंह से निकाल देते हैं। सांस को कभी भी मुंह से खारिज नहीं करना। अगर आप सांस को मुंह से खारिज करेंगे, आपके दांत जल्दी गिर जाएंगे, आपके दांतों से खून भी आएगा, आपके मसूड़े भी फूलेंगे, आपके मुंह में गर्मी दाने भी बनेंगे, क्योंकि आपके अंदर से टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, वो मुंह के अंदर रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपको एग्जिट करने की जरूरत है अपने नाक से, राइट? यस, दैट्स द पॉइंट। बहुत बड़ी गलती है। अक्सर लोग सांस नाक से लेके मुंह से निकालते हैं, हाँ, बिल्कुल। इसीलिए फिर मुंह में गर्मी दाने बनते हैं, इसीलिए वक्त से पहले दांत गिर जाते हैं। अच्छा, इनहेल करने के लिए आपको दोनों चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, वो मुंह हो या नाक हो, लेकिन एक्सेल करने के लिए आप कोशिश करें कि आप नाक का इस्तेमाल करें। ठीक जी मैम। अच्छा, बताइए। और दूसरी ब्रीदिंग, अभी हम ब्रेन की बात कर रहे थे, मेडिटेशन की बात कर रहे थे, तो दोनों ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए एक ब्रीदिंग है, उसको कहते हैं अनुलोम विलोम, अल्टरनेटिव ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये आपके दोनों ब्रेन को बैलेंस करती है। पहली 2 उंगलियां फोल्ड कर लें, अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल बंद करें, लेफ्ट साइड इनहेल, राइट साइड एक्सहेल, दैट्स अ गुड पॉइंट। राइट साइड इनहेल, लेफ्ट साइड एक्सहेल। क्योंकि आपकी जो राइट साइड है ये सूरज के साथ जुड़ी हुई है, सूरज की एनर्जी राइट साइड से अंदर जाती है, सही, एक्टिव एनर्जी। सही। लेफ्ट साइड से चांद की एनर्जी अंदर जाती है, जो आपकी ठंडी एनर्जी है। 2 तारें चलती हैं किसी भी मशीन को चलाने के लिए, एक ठंडी तार, एक गर्म तार। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल तो ऐसे ही है। ये तारें आपकी 2 इसीलिए अल्लाह ने लगाई हैं। नाली तो एक ही है, ये 2 इसको डिवाइड करने का मकसद यही है कि राइट साइड से सूरज की एनर्जी अंदर जाती है, लेफ्ट साइड से चांद की। और इसको जो है वो अगर आप समझ लें
तो बहुत आसान है कि आप राइट लेफ्ट दोनों को इकट्ठा चलाएं। आप लेफ्ट से इनहेल करें, राइट से निकाल दें, राइट से इनहेल करें, लेफ्ट से निकाल दें, तो इससे आपका ब्रेन बैलेंस होना शुरू हो जाता है। दैट्स रियली गुड पॉइंट। और बड़े अच्छे से एग्जांपल देके बैक टू द सीट, आप मेरे ख्याल से सीट पे वापस आ जाए, हम कंक्लूड करते हैं। बड़े एक सिलेक्टिव पॉइंट, बड़े एक कंसाइज करके जो है ना वो चीज़ें आपसे डिस्कस की हैं योगी नेम ने। इंसानी जिस्म भी एक मशीन है, उस मशीन को आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर उन्होंने एग्जांपल दी है सूरज की और चांद की, या एक ठंडी तार की, या एक गर्म तार की, तो ये नाक का जो एक्सेल और इनहेल है ये बड़े टेक्निकल से पॉइंट है, और ये वो गलती है जो कि हम ज़्यादातर करते हैं। तो मेरे ख्याल से आज का प्रोग्राम इतना प्रोडक्टिव था कि आप वो बेसिक गलतियां जो कि हम समझते हैं कि गलतियां नहीं, ये आदत है, ये तरीका है, या हम ये ज्यूम करते हैं कि ये करने का तरीका ही ऐसे है, तो दरअसल आप गलती पर हैं। कोशिश करें कि आप इस गलती से निकलें और जो कॉमन चीज़ें हैं उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आपने अलग से जिम सूट पहन के इतनी भारी फीस दे के और आपने जिम नहीं जाना, आपने रिसोर्सेज नहीं लगाने, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ एक विल है जिसकी आपको ज़रूरत है, जो कि सुबह उठ के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को 10 मिनट देंगे तो ये ज़िंदगी आपको ज़िंदगी देगी, ज़्यादा लंबी उम्र देगी। जाते जाते क्या कंक्लूड करना चाहते हो योगी नीम, आप क्या टिप्स देंगे, चूँकि अब कोविड भी है, कुव्वत मुदाफ़त को भी हमने बेहतर करना है, डाइट पर इतना ज़्यादा हम ख्याल इस तरह से रख नहीं रहे, क्या सजेशन देंगे, टिप्स क्या देंगे देखने वालों को? कोविड में जो है वो सांस में दिक्कत आती है, सबसे बड़ा मसला कोविड है ही सांस लेने में दिक्कत आती है और सांस ले नहीं पाते, और सांस की जो है नालियां हैं वो आपकी थोड़ी सी तंग हो जाती हैं। उसको खोलने के लिए योग में एक मुद्रा है, और जिनको कोविड हो गया उससे निकल आए हैं वो, उनके लिए भी है प्रॉब्लम के सांस पूरी तरह आ नहीं पाता, ठीक है। तो उसमें अंगूठा पकड़ लें, सिर्फ ऐसे मुट्ठी बंद कर लें, बहुत हल्के से अंदाज में, जोर नहीं लगाना। ये आदि मुद्रा इसको कहते हैं, ये ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को बेहतर करता है और इससे जो सांस लेने में दिक्कत आती है ये उसको खत्म करता है। इससे सांस नहीं आ जाती है। कभी आपकी नाक बंद हो ना, कभी आपकी नाक बंद हो, आप सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो आप ये अंगूठे पकड़ लें, आपकी नाक खुल जाएगी। और ज्यादा जोर से नहीं पकड़ना, जोर से नहीं, सिर्फ आपने होल्ड करना। अच्छा, इसका दूसरा फायदा बताता हूँ, वो भी बड़ा कमाल का है। और उसका फायदा जिसको वो प्रॉब्लम होता है ना, उसके साथ वाले तंग होते हैं, जो खराटे लेते हैं, ये उनके लिए बड़ा फायदेमंद है। दैट्स रियली गुड पॉइंट। जाते जाते एक ऐसी टिप योगी नेम ने हमसे शेयर की है जो कि कोविड की सिचुएशन में बड़ी प्रोडक्टिव है आप सबके लिए। आपका बेहद शुक्रिया, बड़ी ही ज़बरदस्त गुफ्तगू रही आपसे। और जाते जाते चूँकि हम भी एक टोटका आपसे शेयर करते हैं, तो गर्मी अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है। वैसे तो पूरे साल में समर वेकेशंस का हम इंतज़ार करते थे कि छुट्टियाँ होंगी, समर वेकेशन होंगी, अब तो पूरा साल ही वेकेशंस गुजारी है हमने। तो समर में अपने आप को महफूज रखने के लिए अगर स्कूल भी खुल गए हैं, स्कूल भी बच्चे जा रहे हैं, तो उनको ड्रिंक्स, ठंडे मशरूबात पिलाना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। सत्तू के हैरत अंगेज फ़वाइद हैं जो कि आप लोगों से आज के प्रोग्राम में एज अ टोटका मैं शेयर करूंगी कि प्रोटीन से भरपूर होते हैं। जो बच्चे प्रोटीन की कमी का शिकार होते हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, आपको ठंडक का एहसास देते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चीज़ें जो हैं गर्मी ज़्यादा हो रही है और हमारे पास वो चीज़ें कम है जो कि आपकी इनसाइड ऑफ द बॉडी आपकी ठंडक लेके आए। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बेहतर करता है ये मशरूब, जिसे हम सत्तू का मशरूब कहते हैं। घर में बनाएं, वैसे कोशिश ये करें कि अम्मा बच्चों को घर में बना के दें। तीसरा, बड़ों के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, ब्लड शुगर के जो मरीज हैं उनके लिए बहुत अच्छी ड्रिंक है। तो गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें। सुबह उठना, अपनी रूटीन बनाएं, जिंदगी बेहतरीन ऐसे ही गुजरती है। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।